सारा प्रणाम। सहारनीय परिवार के मेरे प्यारे साथियों और सहारा से जुड़े समस्त सम्मानित जमाकर्ताओं का एक बार फिर से यथार्थ पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। 3-4 दिन के बाद होम टाउन में जाकर अब आपके समक्ष आने का एक अवसर मिला है और मुझे लगता है कि आज का ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है अपेक्षाकृत, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप इसको ज़रूर सुनें, क्योंकि ये परिस्थितियाँ वर्तमान में जो चल रहा है उसका ये मांग है कि आज थोड़ा सा बड़ा वीडियो या बड़ा कुछ विस्तार में बातचीत आप लोगों के साथ में किया जाए। सोशल मीडिया पर अभी वर्तमान में भी तमाम यूट्यूब पर बहुत सारे लोग अपने अपने अंदाज से, अपने अपने समझ से बहुत सारी बातों को आपके समझ रखने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं तो काफ़ी टाइम से आप लोगों से ये कहता चला आ रहा हूँ कि आप इन सब लोगों से दूर रहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो संस्था के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते, और इनमें से अधिकतर वो लोग हैं जो संस्था से या तो भगा दिए गए हैं या इनको निकाल के बाहर फेंक दिया है, और अब उनके पास में और कोई रास्ता है नहीं कि वो यूट्यूब पर जाकर संस्था के बारे में उल्टा सीधा गलत बातों को पेश करके अपने घर की रोजी रोटी को चलाएं, अपने घर को चलाएं, और कोई रास्ता इनके पास है नहीं। इसीलिए तो आपके बीच में तमाम बातों को हम लोग रखते हैं और आगाह करते हैं कि संस्था में हम लोग 34-35 साल से पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते चले आ रहे हैं। और आज जो वर्तमान की मांग है कि यूट्यूब पर जो अफवाहों का दौर चलता है उस पर हस्तक्षेप किया जाए और उसको कंडम किया जाए और आपके समक्ष कुछ ऐसी बातों को लाकर रखा जाए जिसके बारे में कोई भी यूट्यूबर नहीं जानता, और जानता भी है तो आधा अधूरा जानता है। दोस्तों, मैं एक जो पत्रकार महोदय हैं, पाठक साहब, उनके बारे में भी कुछ कहना चाहूँगा कि वो तमाम लोगों से अपने स्टूडियो में बुलाकर बातचीत जो करते हैं, वहाँ पर वही लोग जाते हैं जो संस्था के विरोध या थोड़ा बहुत कम जानते हैं, और उनके द्वारा बताए गए बातों पर वो अपनी सारी बातों को कहते हैं। कभी कहते हैं कि सहारा का क्या होगा, भुगतान होगा कि नहीं होगा, कभी कुछ, यानी कि वो भी एक जगह पे अडिग नहीं है। जैसे कि हम पिछले कई वर्षों से आपके बीच में इस बात को कहते चले आ रहे हैं कि संस्था बहुत मजबूत है और निश्चित रूप से भुगतान जरूर होगा, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट की बंदिशों की वजह से ये प्रॉब्लम हम सबके सामने आया है। मैं आपको ये जरूर समझाना चाहूँगा कि एक पक्षी जब एक तिनका कर करके अपने घोंसले को बनाता है और जब उस घोंसले के ऊपर कोई आँच आता है या वो बिखरने लगता है, तो उस पक्षी से ज़्यादा दुख शायद किसी दूसरे व्यक्ति को या दूसरे जीव को होगा। ये बात साराश्री जी के ऊपर भी लागू होता है। उन्होंने 1978 में तिनका करके एक साम्राज्य को खड़ा किया, और जब कोई आकर उस साम्राज्य को बिखरने का कोशिश करता है तो निश्चित रूप से उनका ये दायित्व बनता है कि उस साम्राज्य को बिखरने से बचाया जाए। हमारा सबसे बड़ा पूंजी माननीय सम्मानित जमाकर्ता है, और हम उस सम्मानित जमाकर्ता को किसी भी जगह पे फंसते हुए या बिखरते हुए नहीं देख सकते थे। तो शायद 2012 में जो आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुआ सेबी के पास पैसा जमा कराने का, तो 1998 से लेके और 2012 तक सैकड़ों हजारों ऐसी कंपनियां रही जिसके एसेट्स सेबी के अंडर में गए, जिसका पैसा सेबी के पास जमा हुआ, लेकिन कभी किसी को एक पैसा नहीं मिला, और सम्मानित जमाकर्ता अपने पेट पर हाथ रख के मायूस होकर बैठ गया। इस बात की चिंता
माने सारश्री जी को थी कि हमारा जमाकर्ता जो बहुत ही कम पढ़ा लिखा, निम्न स्तर का, मीडियम वर्ग का है, अगर सेबी के चंगुल में फंसा तो 10-5% के अलावा कोई भी वहाँ से पैसा वापस नहीं कर पाएगा। आज की डेट में अगर उसके पास क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का बॉन्ड है, सर्टिफिकेट है, तो उसका पैसा एकदम जीवित है। लेकिन सेबी के अंडर में जाने के बाद जो कागज़ आपके हाथ में होता वो बिल्कुल जीरो हो गया होता। इस बात को ज़रूर सोचना चाहिए, समझना भी चाहिए। बहुत सारे नासमझ आज भी सुप्रीम कोर्ट के दिए गए दिशा निर्देशों पर उंगली उठाते हैं, और ऐसी स्थिति में और उठाते हैं जब लिखित में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है सहारा ग्रुप की किसी भी संपत्तियों को अगर बेचा जाएगा तो वो सहारा से भी अकाउंट में पैसा जमा होगा। इसको लेकर आज भी लोग भ्रमित हैं और कहते हैं कि एम्बार्गो हटा दिया गया है। एम्बार्गो को लेकर शायद वो इसका पूरा परिभाषा भी नहीं जानते होंगे, वो इसकी व्याख्या करते हैं। मैं इस बात को भी बताना चाहूँगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में अगर कोई भी व्यक्ति पेपर में विज्ञप्ति के आधार पर कोई अगर ऐड भी देता है तो वो भी कंटेम्प्ट माना जाएगा। मगर सारश्री महोदय ने कई बार पेपरों के माध्यम से उस बात को काफ़ी बार कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो बंदिशें हैं, जो प्रतिबंध सहारा की तरफ से हैं, सारा मामला वहीं से खराब हुआ है। अगर वो गलत होता तो कंटेम्प्ट मानी सुप्रीम कोर्ट का उन सारी चीज़ों के ऊपर लागू होता, और सेबी भी इसी ताक में होता कि उसने इतना बड़ा विज्ञापन सहारा ने दिया है और कंटेम्प्ट हो गया। तो मैं ये जरूर आपसे कहना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अगेंस्ट में कोई भी व्यक्ति एक शब्द भी इधर उधर नहीं जा सकता, उसको मानना हम सबकी बाध्यता होती है। इसीलिए आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इस बात को मानिए कि 5 सितंबर से पहले जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा उलझी हुई थी, लेकिन 5 सितंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी ने जो कहा है वो बिल्कुल बेहद स्पष्ट है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे क्या आप सुप्रीम कोर्ट के उस कक्ष में मौजूद थे? हाँ, मैं 3 दिन की सुनवाई में 1 मिनट भी मानी सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही से दूर नहीं हुआ हूं, और मैं एक एक बातों को मैंने सुना, देखा और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण में रहा हूं। और माननीय न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी ने इस बात को कहा है आज भी कि हम केवल जो 12 का जो आदेश है उस पर ही बात करेंगे, और 24 से 25 हजार करोड़ के बीच का जो अमाउंट है उसको पूरा करने का आदेश को पूरा सहारनिया परिवार को करना ही पड़ेगा। हम सहारा की तरफ एक रस्सी फेंक रहे हैं, अगर वो ऊपर आना चाहता है उस रस्सी को पकड़कर तो एक मौका दिया जा रहा है, और अगर इस आदेश को नहीं पूरा किया गया तो आगे बहुत सारे डिसीजन और भी हो सकते हैं। तो सीधा सीधा सा फर्क या सीधा सीधा सा आदेश बिल्कुल ये हुआ है कि अब केवल 25,000 24,000 के समथिंग का जो भी आंकड़ा होगा उसको ही सुप्रीम कोर्ट में जमा कराना है, और उसको जमा कराने के बाद सहारा को राहत 100% जरूर मिलेगा। बिल्कुल संजीव खन्ना जी न्यायमूर्ति जी का ये एक बहुत ही सुधारात्मक रवैया एक उम्मीद जगाता है, आस जगाता है। अब पूरा मामला सहारनिया परिवार के प्रबंधन के हाथ में है, और मैं इस बात को मानता हूं पिछले इतने बड़े संघर्ष के बाद कि सहारा प्रबंधन भी इस बात को जरूर एग्री हुआ है कि अब इस मामले को निपटा देना चाहिए, क्योंकि बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पूरा किए ये मामला कभी समाप्त तो नहीं होगा, और हम बहुत कुछ खो चुके हैं, अब हम और ज़्यादा खोने की स्थिति में नहीं हैं। अभी कुछ समय पहले ही वर्सोवा की डील को लेकर एक सोशल मीडिया पर बात तमाम सूत्रों के माध्यम से आपको मिला होगा, चाहे वो 48,000 करोड़ की बात हो, चाहे वो 60,000 करोड़ की बात हो, कहीं न कहीं से उसका डील भी हुआ होगा। उसी को लेकर कपिल सिब्बल जी 1,000 करोड़ रुपए का
अपने ही माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के सामने इस प्रस्ताव को रखा था कि हम 10 दिन के अंदर 1000 करोड़ रुपए जमा कराएंगे, लेकिन संजीव खन्ना जी ने उसको 1 महीने का टाइम दिया। 1 महीने के बाद उस पर जो भी प्रोसेस हुआ होगा, प्रोग्रेस हुआ होगा, उसके बारे में बात वो सुनेंगे, समझेंगे। उसके बाद शेष जो बैलेंस बचेगा उसको 3 महीने में के अंदर जमा करने का बात होगा। वो निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि अब ज़्यादा और कुछ खोने को बचा नहीं है। अगर सारा का प्रबंधन अपने कार्यकर्ताओं को बचाना चाहता है, सामान्य जमाकर्ताओं को बचाना चाहता है, तो ये आखिरी रास्ता उन लोगों के पास है। अपनी सारी हठ धर्मता को छोड़कर माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को पालन करने में ही सबकी भलाई है। हम इस बात को भी कहना चाहेंगे कि आगे के रास्ते बहुत सुगम हो सकते हैं, क्योंकि माननीय न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी ने ही पोर्टल की सुनवाई की थी, पोर्टल का स्वरूप बनाया था। उसको रिटायर्ड न्यायमूर्ति सुभाष रेड्डी जी देख रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में 8-9 नवंबर के लगभग जब मुख्य न्यायाधीश महोदय रिटायर हो जाएंगे, आदरणीय न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ जी, तो उसके बाद जो मेन मुख्य न्यायाधीश बनेंगे वो संजीव खन्ना ही होंगे। यानी कि वो सारे प्रकरण को, सारी चीज़ों को पहले से सब कुछ जानते हुए आगे के डिसीजन को देंगे। और इस बात की भी पूरी संभावना लगता है कि पोर्टल के माध्यम से अब ज़्यादा अधिक अतिरिक्त सुधार देखने को मिलेगा, और कुछ ऐसे भी सुधार देखने को मिल सकते हैं जिसमें डिफिशियंसी का जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा समस्या आप लोगों के लिए न लेके आए। इसके अलावा एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सुप्रीम कोर्ट के जो कक्ष में जिस प्रकार का माहौल था वो अब ज़्यादा पेन लेने वाला नहीं दिखाई दे रहा था। इससे और ज़्यादा उम्मीद दिखाई देती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते, या सोशल मीडिया पर आप किस माध्यम से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो, चाहे वो सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो, उसका रत्ती भर भी सुप्रीम कोर्ट के उस रूम में फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए हम सांसदों को ज्ञापन देते हैं, आवाज़ जरूर उठता है, लेकिन उससे निर्णय के ऊपर कोई रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सब कुछ एविडेंस और बहस क्या उचित क्या अनुचित के आधार पर निर्धारित होता है। इसीलिए हम लोग आगे माने सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद बना के रखें कि हम सबको न्याय जरूर मिलेगा। आप से और एक मेरा आग्रह है कि जब भी मैं बाहर होता हूं तो विदाउट यूनिफॉर्म आपको रिपोर्ट करने का कोशिश करता हूं। बहुत सारे लोग इस बात का कमेंट करते हैं कि यूनिफॉर्म उतर गया कि पीछे का ये बैकग्राउंड हट गया, आपको खुद भरोसा संस्था पर नहीं। ऐसे समस्त साथियों को मैं ये कहना चाहूँगा, समय के हिसाब से या जो गिरगिट स्वरूप रखने वाले जो व्यक्ति हैं उनमें से हम लोग नहीं हैं। हम हर परिस्थिति में, हर संघर्ष में संस्था के साथ खड़े हैं, शुरू से लेकर अब तक, और आगे भी खड़े रहेंगे। इसलिए किसी को ये सोचने का हक नहीं कि विश्वास नहीं रहा। आपसे भी मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अपने सोच को बदलिए, संस्था पर विश्वास रखिए, हम लोग जरूर जीतेंगे और आपके अधिकार का पाई पाई का हिसाब करके रहेंगे। माध्यम चाहे जो भी हो, मगर उसको नकारा नहीं जाएगा, आपका हिसाब किताब जरूर होगा। अब हम बिल्कुल परिस्थितियों के पकड़ में आ चुके हैं और आने वाले समय में वो परिवर्तन होगा रिजल्ट में, तब जाकर आपको थोड़ा सा विश्वास होगा। आज का ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर बना है, लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूँगा, तमाम जो YouTube पर बैठने वाले लोग अपनी अपनी व्याख्या करते हैं, तो केवल अभिव्यक्ति की आज़ादी के आधार पर संस्था के बारे में
उनको कोई भी जानकारी नहीं है। आने वाले समय में जो भी अपडेट होगा हम आपके बीच लेके आएंगे और तमाम उन बातों का खंडन करेंगे जिनको लेकर आप लोग परेशान हैं। धन्यवाद। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों के बीच में ज़रूर पहुंचाएं, जिससे उन भस्मासुरों से उन साथियों को बचाया जा सके जो अभी उनके चंगुल में हैं। कुछ समय के बाद आपके बीच में आना हुआ, अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि आप भी सब अच्छे होंगे। आप सभी साथियों को सादर सहारा प्रणाम। आपका दिन मंगलमय हो। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।